मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का हर रोज वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। एक प्यार का अफशा किस गैर आदमी से बात कर रही थी। अफशा सद्दाम ख्याल की थी और वह मायके में सबको बहुत पसंद थी, मगर मुझे और मेरे परिवार वालों को इस तरह की आजाद परिंदों की तरह उड़ान भरने जैसी बातें कम ही रास आती थी। अफशा ने 10 क्लास पास किया था और इतनी पढ़ाई उसके मायके से लेकर मेरे घर तक में किसी ने भी नहीं की थी। आज अफशा को छोड़कर कोई भी औरत हमारे घर में स्कूटी चलाना नहीं जानती है। बाजार स्कूटी से जाना और घरेलू सामान को खुद जांच परख कर खरीदना उसको बेहद पसंद है। खरीदारी के लिए अक्सर अफशा शहर के नामी मॉल में जाना पसंद करती है, पर सच कहूं तो मॉल है बड़ी नामुराद जगह, वहां तो आदमी जरूरत के सामान से ज्यादा फालतू का सामान खरीद ले आता है। इस सामान के साथ यह ऑफर है तो उस सामान के साथ वह मुफ्त में मिल रहा है। अरे साहब, जहां आज के दौर में पानी मुफ्त नहीं मिल रहा है तो कोई कुछ और सामान मुफ्त मिलने की उम्मीद भी कैसे कर सकता है भला। मॉल के अंदर ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए नगमा हमेशा ही एस्केलेटर का प्रयोग करती है। अब भला यह भी कोई अच्छी तकनीक है? बस पैर जोड़कर खड़े हो जाओ और ऊपर पहुंचने का इंतजार करो। कहीं पैर आगे बढ़ाने में जरा सा भी चूक गए तो मुंह के बल गिरने से कोई रोक नहीं सकता। अरे, कम से कम बगल में ही सुंदर सी सीढ़ियां भी तो बना रखी हैं, उनको काम में लाओ तो हाथ पैरों में हरकत बनी रहे। पर अफशा को तो हर नई चीज से प्यार हो जाता था। वैसे भी खरीदारी करते समय मैं सिर्फ गाड़ी में सामान रखने और भुगतान संबंधित काम ही देखता था, बाकी खरीदारी के लिए तो जिम्मेदार नगमा ही थी। एक दिन की बात है, मैं अफशा के साथ खरीदारी करने के बाद घर पहुंचा ही था कि मेरा मोबाइल बजने लगा। नया नंबर था इसलिए जान नहीं सका कि उधर से कौन था, पर कुछ देर बाद पता चला कि सद्दाम बोल रहा था। सद्दाम मेरा चचेरा भाई था जो दुबई से भारत आ रहा था और आते ही मेरे घर पर रुकेगा ऐसा बता रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरा माथा बहुत बुरी तरह ठनका था, क्योंकि मैं आदिल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसका कारण यह था कि सद्दाम भी नगमा के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और दोनों में काफी लगाव भी था, कुछ ज्यादा ही लगाव जिसे प्यार की संज्ञा दी सकती है, और इसी कारण दोनों के परिवार वालों ने आदिल और अफशा की शादी तय कर दी थी। दोनों का निकाह हो ही गया होता अगर सद्दाम ने निकाह के ठीक बाद अफशा को अपने साथ दुबई ले जाने की शर्त न रख दी होती। हालांकि मैं अपने रिश्तेदारों से यह जान चुका था कि यह शर्त उसने जानबूझकर इसलिए रखी है क्योंकि वह भले ही प्यार तो नगमा से करता था, पर अफशा के परिवार वालों की तरफ से जो दहेज उसे दिया जा रहा था उससे वह खुश नहीं था, और कहीं और रिश्ता होने पर उसे ज्यादा रकम मिलने की उम्मीद थी। उसे लालच भी था, इसलिए सद्दाम ने यह दोहरी चाल चली। सद्दाम जानता था कि अफशा के घर वाले उसे दुबई नहीं भेजेंगे क्योंकि वह उनकी इकलौती लड़की है और नगमा की अम्मी भी बीमार रहती है। सद्दाम को नगमा से निकाह तोड़ देने में कोई बड़ी बात नहीं लगी, बल्कि इसमें भी अफशा के सामने वह उसके अम्मी और अब्बा को ही दोष देता रहा। निकाह टूटने के बाद अफशा अवसाद का शिकार होने लगी तो मेरे अब्बू ने आगे बढ़कर अफशा और मेरा निकाह करा दिया। मैं तो अब्बू की मर्जी के आगे कुछ बोल न सका, और वैसे भी अफशा जैसी खूबसूरत लड़की को ठुकराने का कोई मतलब ही नहीं था। अफशा की हालत खराब हो रही थी, उसको उस हालत से निकालने में मेरा किरदार अहम रहा। मैंने अफशा को समझाया कि जो भी हुआ है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह सब सिर्फ सद्दाम के लालच के कारण हुआ है। अगर इसमें किसी को भी शर्मिंदा होने की जरूरत है तो वह सद्दाम है। मेरी लाख कोशिशों के बाद अफशा के चेहरे पर ही मुस्कुराहट आई थी, पर भला मुझे क्या पता था कि आज इतने सालों बाद अफशा फिर सामने आकर खड़ा हो जाएगा और मेरे और अफशा के पूरे वजूद को हिलाकर रख देगा। फिर जब अफशा से इतनी ही तलखी हो गई थी तो आज आदिल मेरे पास क्यों आ रहा है? वह नगमा से कैसे मिलेगा? क्या उसे शर्म नहीं आएगी? और फिर वह मेरी और अफशा की शादी के बारे में भी सब जानता है। अगली सुबह ही सद्दाम हमारे घर पर आ गया। कई बड़े बड़े ब्रीफकेस और बैग थे उसके साथ। हाँ, यह जरूर कहना पड़ेगा कि पहले से अधिक खूबसूरत हो गया था सद्दाम। गोरा रंग, लंबा कद, क्लीन शेव चेहरा और आंखों पर महंगा चश्मा। उसे देखकर मुझे जलन हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि आज सद्दाम हर तरीके से मुझसे बेहतर माली हालत में था और अफशा व सद्दाम के पहले के रिश्तों के बारे में मुझे पता था। सद्दाम ने आते ही समा बांध दिया। अम्मी अब्बू के लिए दुबई से चश्मे का फ्रेम, मेरे लिए पेन का सेट और इत्र, हमारी बेटी फुजला के लिए गुड़िया और विदेशी खिलौने वगैरह। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जला जा रहा था। इतने में सद्दाम ने एक गिफ्ट का छोटा सा डब्बा अफशा की तरफ बढ़ा दिया। नगमा ने मुझसे इशारों इशारों में ही पूछा कि तोहफा स्वीकार करूं या नहीं। मैंने भी आंखों से ही उसे बता दिया। अफशा ने हाथ बढ़ाकर गिफ्ट ले लिया। सद्दाम की यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, या उसके रसूख के सामने मैं अपने आप को कमतर महसूस कर रहा था।
ड्राइंग रूम में पार्टी जैसा माहौल था। फुजला सद्दाम के साथ बेफिक्री से खेल रही थी और अम्मी और अब्बू को सद्दाम दुबई की शान और शानो शौकत भरी जिंदगी के बारे में बार बार बता रहा था। सद्दाम की सारी अदाएं देखकर मैंने भी अपने चेहरे पर एक फर्जी मुस्कुराहट चिपका ली, गोया मुझ पर उसकी इन सब बातों का कोई असर ही न हो रहा हो, पर अंदर ही अंदर मैं कुढ़ रहा था। तभी आदिल ने घूमने जाने का प्लान बना लिया। इमामबाड़ा और चिड़ियाघर घूमे हुए काफी समय हो गया है, चलो हम सब लोग घूम कर आते हैं। सद्दाम ने मुझसे भी साथ चलने को कहा। मन में तो आया कि तुरंत ही मना कर दूं, पर मुझे लगा कि ऐसा कहना गलत होगा। बड़े ही भारी मन से मैंने चलने के लिए हामी भर दी। हम सब दिन भर घूम फिर कर शाम को घर आए। मन और दिमाग पूरी तरह से थक चुका था। रास्ते में नगमा सद्दाम से काफी बेपरवाही से बात कर रही थी। मैंने कनखियों से कई बार देखा भी कि अफशा सद्दाम की हर बात में हामी भर रही थी। रेस्टोरेंट में भी दोनों ने एक दूसरे की थाली से खाने की चीजों की अदला बदली करी। मेरे दिल का हाल सिर्फ मैं ही जानता था। शाम को सिरदर्द का बहाना बनाकर मैं कमरे में लेट गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कारण था ड्राइंग रूम से सद्दाम और अफशा की हंसती हुई आवाज। कम भक्तों को इतना भी लिहाज नहीं है कि अम्मी अब्बू के सामने जरा कम बात करे, पर आंखों का पानी तो बिल्कुल ही मर गया है। रात में मुझे 2 बजे नींद आई या 3 बजे, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह आंख खुली तो देखा कि अफशा किचन में व्यस्त थी। अच्छा, तो मैडम अब नाश्ता भी सद्दाम की पसंद से ही बनाएंगी। पर कुछ भी हो, अब मैं यह ललामजनू की कहानी और नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं आज ही सद्दाम से साफ साफ बात कर लेता हूँ कि भाई देखो, रिश्तेदारी तो अपनी जगह है, पर शादीशुदा जिंदगी अपनी जगह है। वह मेरी जिंदगी में और जहर न घोले और यहाँ से चला जाए। अपने मन में एक कड़ा निश्चय लेकर बिस्तर से उठा और नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर जा बैठा। सब लोग वहां पहले से ही बैठे हुए थे। अफशा भी अपनी हर्बल चाय लेकर आ गई थी। वहां पर सद्दाम नहीं था। पूछने पर पता चला कि बाहर घूमने गए थे, अब तक लौटे नहीं। उसका यहाँ न होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मेज पर रखा हुआ अफशा का मोबाइल बज उठा। मेरी नजरों ने आंखों के कोने से देखा। स्क्रीन पर सद्दाम का नाम लिखा आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि अफशा ने मेरी नजरों से बचते हुए मोबाइल को उठाकर कान से लगा लिया हो और किचन की तरफ बात करते हुए बढ़ गई हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर नगमा ने मेरे सामने वहीं पर बात क्यों नहीं की। किसी का भी फोन होता है तो अफशा मेरे सामने ही बात कर लेती है, फिर आज आदिल का फोन आने पर वह किचन में क्यों चली गई। दिमाग में बवंडर चलने लगा। सामने प्लेट में नाश्ता पड़ा हुआ था, पर मेरी आंखों को वह सब नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि अफशा 10 मिनट बाद ही वापस आ गई थी, पर मेरे लिए यह 10 मिनट 10 साल जैसे लग रहे थे। अफशा एकदम शांत सी लग रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव पढ़ पाने में मैं नाकाम था। क्या पूछूं और कैसे पूछूं? अफशा मेरे इस तरह से उसके फोन की जासूसी करने पर क्या कहेगी? पर इस तरह से सद्दाम का नगमा के मोबाइल पर फोन आना मुझे नागवार गुजर रहा था और मैं बेचैन था कि मैं कैसे उन दोनों के बीच की बातों को जान या सुन सकूं। मुझसे नाश्ता नहीं किया गया। मैं बालकनी में जाकर टहलने लगा था और दिमाग लगा रहा था कि दोनों के बीच की बातों को कैसे जाना जाए। अचानक से मुझे मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्डर का ध्यान आया, जो कि लगभग हर मोबाइल में होता है और जिसमें हर आने जाने वाली कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसा सोचकर मुझे कुछ सुकून मिला। अब मैं काफी रोमांचित महसूस कर रहा था और काफी उत्तेजित भी हो रहा था। अब तो मुझे अफशा के मोबाइल की तलाश थी और वह तलाश जल्दी ही खत्म हो गई जब नगमा ने मोबाइल को नाश्ते की टेबल पर ही रख दिया और बर्तन समेटकर किचन में चली गई। मैंने मौका ताड़ा और अफशा का मोबाइल ले सीधा अपने कमरे में घुस गया और कमरा बंद कर लिया और मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर को ढूंढने लगा। शुक्र था कि इस मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर था। आवाज बाहर न जाए इसलिए मैंने कान में ईयरफोन लगा लिया और दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनने लगा। हेलो, हाँ, हेलो अफशा। देखो, फोन मत काटना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अपनी उस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे निकाह तोड़ दिया था। दरअसल उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे दुबई जाने के लिए पैसों की जरूरत थी और इसलिए मैंने तुमसे निकाह न करके किसी दूसरी जगह निकाह किया, पर उस लड़की से शादी करना मेरी बड़ी भूल साबित हुई। मैं उससे शादी करके आज तक खुश नहीं हो पाया हूँ। पर तुम आज यह सब बखेड़ा इस तरह से फोन पर क्यों बता रहे हो मुझे? अफशा बोल रही थी। हाँ, जो गलती मैंने कर दी थी उसे अब सुधारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा निकाह करना भी एक समझौता ही था जो तुमने हालात से मजबूर होकर किया था। मैं भी दुखी और तुम भी परेशान, क्यों न हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया है और यही मैं तुमसे भी चाहता हूँ कि तुम भी अपने शौहर को तलाक दे दो। मैं फुजला को भी अपना लूंगा, सद्दाम कहे जा रहा था।
फोन पर थोड़ी देर सन्नाटा रहा। मैं अप्शा का जवाब सुनने के लिए मरा जा रहा था। सुनो सद्दाम, जो हुआ जैसे भी हुआ वो सही ही था। तुम्हारे जैसे दहेज के लालची का क्या भरोसा। तुम जैसे लोग तो दहेज के लिए किसी लड़की की जान लेने से भी बाज नहीं आते, और रही बात मेरे शौहर की, तो उनसे बेहतर शौहर मिलना तो मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। उन्होंने मुझे हर तरीके की आज़ादी दी है और मेरे हर काम में सहयोग करते हैं। बुरे वक्त में उन्होंने मुझे जो सहारा दिया वह किसी और के बस की बात नहीं थी। तुमने यह बात सोच भी कैसे ली कि अब भी मैं तुम्हारी बन सकती हूँ। मेरा तुमसे हंसना बोलना सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरे शौहर के रिश्तेदार हो। तुम जैसे लोगों को बीवियां बदलने की आदत होती है जो मरते दम तक नहीं छूटती। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जिसका सबूत यह है कि मेरे और तुम्हारे बारे में जानने के बावजूद भी तुम्हारे यहाँ आने पर उन्होंने किसी तरह का सवाल नहीं उठाया। अब फोन रखो और दोबारा इस तरह करे बात करने की जुर्रत मत करना। फोन काटा जा चुका था। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और मेरे सीने की धड़कनें भी अब सामान्य हो रही थी। मैंने नगमा का मोबाइल नाश्ते की टेबल पर रख दिया। नगमा अब भी किचन में सफाई कर रही थी। अब्बू टीवी पर एक फिल्मी गाना देख रहे थे जिसके बोल थे, एक प्यार का अप्शा है। मेरी अप्शा भी तो प्यार का नगमा ही है।